गाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सो अभी साउथ कोरिया ने जो है कहा है गाइज, और खेद व्यक्त किया है कि इंडिया जो है वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है। और कहा है कि इंडिया बहुत ही जल्दी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करना हमारे लिए सही है या नहीं है? और अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। देखो, मेंस में एक एक बात ध्यान रखो, डायरेक्ट यस भी नहीं बोलना है, डायरेक्ट नो भी नहीं बोलना है, दोनों के पॉइंट्स को जो है वो मेंशन करना है। फिर कंक्लूजन में जो है वो ये चीज लिखनी है कि हमारे लिए दोनों में से क्या बेनिफिशियल है आज आज के सिनेरियो के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से। तो ये चीज आपको लिखनी है। तो बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर अच्छा सा आंसर लिखकर। इस डिस्कस करेंगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पैक्ट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ने आरईसीपी को, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को 2019 में छोड़ दिया है, हट गए हम लोग इससे। तो आरईसीपी जो है गाइस, ये बताया जा रहा है, इसके अंदर हमें ये एक ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलता है जिसमें हमें 10 आसियान कंट्रीज देखने को मिलती है। कौन सी है ये? तो याद रखना इनका नाम, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान कंट्री कौन सी है। तो सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, और 5 की पार्टनर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये कंट्रीज टोटल हम लोग को 10+5 देखने को मिलती है आरईसीपी के अंदर। आरईसीपी का मेन उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो टैरिफ्स को लो करना, राइट। जैसे कि ये जितनी भी 15 कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे को अगर सामान ट्रांसफर करेंगी, क्योंकि देखो आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री को सामान भेजती है, ठीक है, तो आप कोई वाली चीज पता होगी, जैसे कि ए कंट्री की बात करते हैं हम लोग और बी कंट्री की बात करते हैं। अगर एक सामान ए कंट्री से बी कंट्री के अंदर जाता है तो बी कंट्री उस सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज या टैरिफ जो है वो इंपोज करती है, लगाती है, टैरिफ टैक्सेस लगाती है उस कंट्री के अंदर सामान लाने के लिए। जैसे होता है ना कि आप जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मंगाते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं क्योंकि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लग जाती है कि नहीं। तो यही वाली बात है, यहां पर यही चीज बताई जा रही है कि ये 15 कंट्रीज मिलकर इस प्रकार का एग्रीमेंट करती हैं कि ये आपस में जो टैरिफ्स वगैरह जो है, इस प्रकार से इनका एग्रीमेंट होता है कि वो कस्टम ड्यूटीज अपनी कम कर देती हैं, कि एक दूसरे के साथ ये कंट्रीज अगर अपनी ट्रेडिंग वगैरह करेंगी तो यानी कि ये 15 पार्टनर कंट्रीज हैं, इनमें अगर सामान का आवन जावन होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगेगी। अब देखो यहां पर जीरो ड्यूटी की बात नहीं हो रही है, लो टैरिफ की बात हो रही है। तो कंपैरेटिवली बिना एग्रीमेंट के जो ड्यूटीज लगती है उसके कंपैरिजन में ये एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज, इसके फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज प्रमोट होती है इसके कारण, राइट। इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह जो होती है, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स वगैरह जो होती है, उनको बहुत फायदा मिल जाता है। इसमें जो कॉस्ट वगैरह होती है प्रोडक्ट की वो रिड्यूस हो जाती है, टाइम भी बचता है काफी सारी कंपनी का, क्योंकि ये 15 पार्टनर कंट्रीज अगर आपस में ट्रेड कर रही है एग्रीमेंट के थ्रू, तो इनका सामान भी जो है वो जल्दी क्लियर होगा एक दूसरी कंट्रीज के अंदर, ज्यादा देर तक डॉकयार्ड पे या पोर्ट वगैरह पे रखा नहीं रहेगा उसको क्लियर करने के लिए, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा क्योंकि एग्रीमेंट के थ्रू ये आ रहा है सामान, है ना। तो ये वाली चीज है। बट हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना कि इस एग्रीमेंट में जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगेगी, राइट। तो ये वाली चीज होती है। तो प्रोडक्ट स्पेसिफाई होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट उठा के इधर उधर ट्रांसफर कर दे, नहीं, स्पेसिफाई होते हैं प्रोडक्ट्स। इसके अलावा यहां पर जो प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं कहीं पर भी इस पर्टिकुलर ब्लॉक में 15 कंट्रीज के बीच में, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भी इसमें फायदा मिलता है, यानी कि ये 15 कंट्री जो है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है ना, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होती है, जैसे कि आपको पता होगा आईपीआर के अंदर हम लोग को ट्रेडमार्क देखने को मिलता है, पेटेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक कोई इनोवेटर है, ठीक है, किसी ने कोई एक नया प्रोडक्ट इनोवेट किया, अब वो चाह रहा है कि यार उसका प्रोडक्ट अगर इंटरनेशनल मार्केट पे जाए तो उसके प्रोडक्ट की कोई कॉपी ना कर ले, उसको इन 15 कंट्रीज में भी फायदा मिले, जहां या फिर जिस भी कंट्री में उसका प्रोडक्ट जा रहा है वहां पर कोई और दूसरा व्यक्ति उसके प्रोडक्ट की कॉपी करके ना बेचने लगे, राइट। तो इस प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी राइट्स यहां पर मिल जाते हैं सामने वाली कंपनी को या एक इंडिविजुअल को, स्टार्टअप को, राइट। बट ये बताया जा रहा है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और लेबर राइट्स इसमें कवर नहीं होता। ये वाला एक इसमें ड्रॉबैक हम लोग को देखने को मिलता है एक प्रकार का। और इंडिया ने इस चीज को क्यों ज्वाइन नहीं किया? तो इंडिया को जो दिक्कत है वो चाइना से है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 15 कंट्री का ब्लॉक है जिसमें चाइना भी एक है, और आप जानते हैं कि चाइना इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स को डंप करती है, राइट। सस्ते माल चाइना के सस्ते माल इंडिया में आ जाते हैं, जैसे वो माल होते हैं ना, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ऐसे माल होते हैं सस्ते। अब आप बोलोगे सर सस्ते माल तो हमारे लिए अच्छे हैं, हाँ, वो तो हमारे कंज्यूमर्स के लिए अच्छे हैं। गाइस मैंने माना कंज्यूमर के लिए अच्छे हैं, बट हमारी कंट्री के लिए खराब है। कैसे खराब है उसका कॉन्सेप्ट भी समझो आप, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना जरूरी है।
जैसे चाइना है, चाइना हमारे यहाँ प्रोडक्ट को डंप कर देता है। अब हमारी एक कंपनी है मोबाइल की, ठीक है, हमारी मोबाइल की कंपनी है, ये एक मोबाइल फोन को 5,000 में बना रही है, ठीक है, ऐसे ही नोकिया का कीपैड वाला मोबाइल फोन है 5,000 का, राइट। चाइना से एक मोबाइल फोन आ रहा है, ये मोबाइल फोन मस्त एकदम झमाझम है, तेज तेज साउंड बजने वाला मोबाइल फोन है, मल्टीमीडिया है एकदम, हर एक फैसिलिटी है इसमें, बड़ी सी स्क्रीन है, हर एक फैसिलिटी मान के चलो आप। और ये मोबाइल फोन 3,000 में इंडिया में बिक रहा है। और आपने देखे भी होंगे इस प्रकार के चप्पल वाले मोबाइल फोन बहुत सारे तेज झमाझम आवाज वाले बिकते थे, अभी अभी बिकना कम हो गए हैं इंडिया में, राइट। तो ये इस प्रकार के मोबाइल फोन भरे पड़े रहते थे मार्केट में, और लोग बाग जो है, क्योंकि उनको सस्ते में मोबाइल फोन और फैसिलिटी मिल जाती थी, तो लोग बाग जो है वो इस प्रकार के चाइनीज मोबाइल फोन परचेस कर लेते थे। इससे हमें क्या नुकसान है? तो अगर हम लोग चाइना का मोबाइल परचेस करेंगे तो जो पैसा है वो किसके पास जा रहा है? चाइना के पास जा रहा है। और अगर हम लोग इंडिया का मोबाइल फोन परचेस करेंगे तो पैसा जो होगा वो इंडिया के अंदर आएगा, और इंडिया के अंदर जब पैसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसा कहां कहां पर बट रहा है? लेबर्स को भी बट रहा है ना, क्योंकि लेबर्स लोग ने ही तो मिलकर ये मोबाइल फोन को बनाया है, वर्कर्स ने, एम्प्लॉइज ने, इंडियन एम्प्लॉइज ने मिलकर ही तो इस मोबाइल फोन को बनाया है। अगर हम लोग पैसा अगर बाहर देते हैं, दूसरी कंट्री में देते हैं, तो सामने वाली कंट्री के वर्कर्स को फायदा होता है, सामने वाली कंट्री को फायदा होता है। बट अगर हमारी कंट्री का प्रोडक्ट हम लोग उपयोग करेंगे तो हमारी कंट्री के वर्कर्स को फायदा होगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ होगी, है कि नहीं? तो ये वाली चीज है, तो इससे भी हम लोग को बचना है। क्योंकि देखो चाइना का मेन, अब आप लोग के दिमाग में ये भी डाउट आएगा कि सर हम लोग क्यों सस्ते प्रोडक्ट नहीं बना सकते? देखो चाइना बहुत स्ट्रेटेजिस्ट है, वो जानबूझ के अपने प्रोडक्ट को सस्ता करके देता है सिर्फ एक कंट्री की इकोनॉमी को गिराने के लिए। चाइना का ऐसा कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, वैसे तो वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट दे देता है जिसके कारण से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और ना जाने कितनी सारी चीजें होती हैं, राइट। बट उससे चाइना को कोई लेना देना नहीं, चाइना तो ये चाहता है वो यहां पर और एक और चीज आपको पता होगा इसकी, चाइना के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बट इंडिया के अंदर वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट को डंप कर देता है, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य ये है कि इंडिया के अंदर एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी क्रिएट कर देना, दूसरी बात इंडिया की इकोनॉमी को हैम्पर करना। क्योंकि अभी ऑब्वियस ही बात है कि चाइना के काफी सारे प्लान्स हैं, उसमें इंडिया अड़ंगा बन रही है, तो वो चाहता है इंडिया को कहीं ना कहीं से परेशान करना। और अगर हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लेते हैं, ये 15 कंट्रीज के ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसमें चाइना भी है। अब चाइना क्या बोलेगी? चाइना बोलेगी इंडिया RECP का पार्टनर है, इंडिया ने साइन किया है RECP को, तो मैं भी जो है वो बिना किसी रोक टोक के इंडिया में सामान भेज सकता हूं। और कई बार ये स्ट्रैटेजी भी बना सकता है चाइना, ये क्या करेगा, डायरेक्टली इंडिया में सामान ना भेजे, क्या पता सिंगापुर पे, यानी कि इसने अपना माल जो है वो सिंगापुर में भेजा और सिंगापुर से इंडिया में इसने माल भेज दिया। इस प्रकार की भी चीज कर सकता है ये, इस प्रकार की भी एक काइट जो है वो क्रिएट कर सकता है, यानी कि एक सामान जो है वो एक दूसरी जगह पर भेज के फिर इंडिया में भेज सकता है। तो इसका भी हम लोग को खतरा है थोड़ा सा, राइट। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने जो है वो RECP को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेन जो इशू है वो ट्रेड इम्बैलेंस का भी है, और जो खराब घटिया प्रोडक्ट जो डम करता है चाइना हमारी कंट्री के अंदर हमारी इकोनॉमी को हैम्पर करने के लिए, और भी उसके पीछे बहुत सारे उसके कारण होते हैं, तो उस कारणवश हम लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया। क्लियर है आपको यहां तक बातें? तो इंडिया के प्रेजेंस की क्या आवश्यकता है RECP में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में? तो इंडिया जो है गाइस ये क्रूशियल रोल प्ले करता है रीजन बिल्डिंग पर्पस के लिए, यानी कि ये जो क्षेत्र है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, तो उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए इंडिया जो है वो काफी क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। उस जगह का आर्किटेक्चर और जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जो उस क्षेत्र की है, तो उसको अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, सस्टेनेबल तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडिया जो है वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। और ऐसा ट्रेड पैक्ट ये इंडियन कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि इंडियन कंपनीज अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करें लार्जर मार्केट में और भी दूसरी जगहों पे। इसके अलावा USA चाइना की टेंशन जो आज की डेट में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के क्षेत्र में समस्या बढ़ रही है, और दूसरी बात पेंडेमिक के कारण भी बहुत इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है इस क्षेत्र में, राइट। और गाइस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन बनने जा रहा है। 1 जनवरी 2022 से ये लागू हो गया है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके कुछ महत्व के बारे में भी बात करते हैं गाइस। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पूरे दुनिया भर की जो GDP है उसका 30% कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज है 15, उनके अगर GDP को हम देखें तो पूरे दुनिया भर की GDP का 30% ये कंट्रीब्यूट करती है, मतलब कि 26.2 ट्रिलियन US डॉलर के वर्थ की ये कंट्रीज है, या फिर आप कह सकते हैं 23.17 ट्रिलियन यूरोस की ये कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, इनकी GDP हमें देखने को मिलती है। और पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन की बात करें तो 1/3 आबादी यहां पर निवास करती है। RCEP के सदस्य हमें देखने को मिलती हैं, मतलब कि कुछ 2.2 बिलियन लोग हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। और RCEP के अंडर 90% ट्रेड टैरिफ जो है वो खत्म हो जाएगा,
यानी कि 90% ट्रेड का जो टैरिफ्स हम लोग को देखने को मिलता है, व्यापार शुल्क जो हमें देखने को मिलता है, जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह हमें देखने को मिलती है, वो एंड हो जानी है। तो ये इसका कुछ फायदा है। और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो कुछ रूल्स बनाएंगी, कॉमन रूल्स बनाएंगी, ट्रेड से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड या और कंपटीशन से रिलेटेड। इन 15 कंट्रीज के कॉमन रूल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। और क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर। एक तो देखो, यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट्स का पार्टिसिपेशन ना होना और चाइना का पार्टिसिपेशन होना इस आरसीईपी के अंदर, इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब आरसीईपी पूरे ग्रुप को जो है वो चाइना चलाएगी, राइट। चाइना अपने कंट्रोल में जो है वो करेगी, अपने अकॉर्डिंग इस पूरे ग्रुप को चलाने वाली है ये। और इसमें हालांकि जो इकोनॉमिक गेन जो होगा, फायदा जो होगा वो थोड़ा समय लगेगा उसको दिखने में, फायदे को। और बड़ी बड़ी एशियन जो कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा और छोटी कंट्रीज को नुकसान होगा एक प्रकार से। कैसे नुकसान होगा? जैसे कि अगर हम बात करें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की एशिया के अंदर, जैसे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, जिनको अभी तक इंटर आशियन ट्रेड का बेनिफिट मिलता था, वो आरसीईपी खत्म कर देगा, यानी कि उनको अब बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी तक जो उनको दूसरी स्कीम्स, दूसरे प्रोग्राम्स के थ्रू बेनिफिट मिलता आ रहा था अलग अलग कंट्री से, और उन कंट्री से जो कंट्री आरसीईपी का हिस्सा है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? आरसीईपी वाली जो कंट्रीज होंगी, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आरसीईपी के अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस सेटअप होंगे। तो हो सकता है कि छोटी कंट्री, हो सकता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये दूसरे अब जो प्रोग्राम्स है इन कंट्रीज के, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। वो आरसीईपी कंट्रीज जो है वो दूसरे जो कंट्रीज की जो मदद कर रही थी, लीस्ट डेवलप कंट्रीज की जो मदद कर रही थी, उनको बड़ी परेशानी होगी। और दूसरी बात, इसमें सबसे ज्यादा फायदा इंडस्ट्रियल बड़ी कंट्रीज को इसलिए होगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जो इंडस्ट्रियल नेशन होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर चाइना की अगर हम बात करें, तो चाइना क्या है? मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स, और वो कहां पर भेजती है? उन कंट्रीज पर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, इमर्जिंग कंट्रीज के पास जो है वो भेजा जाता है चाइना के द्वारा प्रोडक्ट्स। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि सबसे ज्यादा अब ये जो दुकानदार जो है, मतलब चाइना जो है वो कमाएगा। आप मुझे बताएं कि जो कंज्यूमर जो होता है, जो उपभोक्ता जो होते हैं, वो किसको पैसा देते हैं? दुकानदार को देते हैं ना। तो सबसे ज्यादा कौन कमाएगा? व्यापारी कमाएगा। और व्यापारी कौन है यहाँ पर? मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज, चाइना, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज व्यापारी हैं। ये अपने प्रोडक्ट्स भेजेंगी और अलग अलग कंट्रीज के अंदर डंप करेंगी। डंप क्या मतलब कि अब देखो, आरसीईपी जो है वो उसमें लो टैरिफ जो है वो लगेगा, तो भारी मात्रा में कंट्रीज के पास जो है वो प्रोडक्ट भेजे जाएंगे, और इससे फायदा जो है वो उन कंट्रीज का होगा जो मैन्युफैक्चरर कंट्रीज है, सबसे ज्यादा फायदा उनका होने वाला है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। और आसियान के बाहर जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, इन सब कंट्रीज में जो उन लोग को फायदा मिलता था, छोटी कंट्रीज को, स्मॉलर एशियन कंट्रीज को, वो भी अब फायदा जो है वो नहीं मिलेगा, राइट। इसके कारण ये आरसीईपी के कारण। तो ये भी कुछ चैलेंजेस हैं अभी, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।